हेडिंग डालिए, आपने तो डाल ली थी, आप हेडिंग डालिए, बुक को भले बंद कर दो आप, और ये जो हेडिंग है ये डालिए, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। डाल दी। कल अपन ने बात की थी इलेक्ट्रिक करंट की, तो पूर्णिमा अपन ने क्या बात की थी, इलेक्ट्रिक, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। सिंपली मैंने आपको क्या क्या बताया था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ऑफ चार्जेस। अब इधर देखो, सब ध्यान से सुनो, कल अपना डिस्कशन वैसे कंप्लीट नहीं हुआ था, वापस अपन थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। ये आपका कोई भी एक कंडक्टर है। अब बात आती है व्हाट इज कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है कोई भी ऐसा मटेरियल जो करंट को पास कर सकता है। लाइक आपका प्लास्टिक है, आप प्लास्टिक से अगर मान लो कोई लाइव वायर है, कोई तार जा रहा है, उसको टच करोगे तो करंट आएगा आपको? नहीं आएगा। आपको मतलब इतना बेसिक आइडिया है कि प्लास्टिक करंट इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देता है, ठीक है। फिर अगर सिमिलरली अगर मैं किसी वायर को विद द हेल्प ऑफ ए रॉड आयरन की से टच करूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी आपको झटका लगेगा? बिल्कुल लगेगा। कहने का मतलब है कि आयरन जो लोहा है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, फ्लो होने देता है। तो इलेक्ट्रिसिटी, तो कंडक्टर क्या होता है, वो कंपोनेंट या वो मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं, लाइक आयरन, और घर में कॉपर के वायर हैं अपने, एल्यूमिनियम, ये सब क्या होते हैं, कंडक्टर। तो कंडक्टर का बेसिक मतलब समझ में आया कि कंडक्टर होता क्या है, ठीक है। फिर इसके अपोजिट होता है इंसुलेटर। ऑल्दो अपन इसे आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं बता रहा हूं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे, तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते, फ्लो नहीं होने देते। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, प्लास्टिक। भाई प्लास्टिक से फ्लो हो सकता है? नहीं होता। प्लास्टिक के बाद बात करें वुड, आपकी लकड़ी है, आप किसी वुड को लो और टच करो, नहीं होगा। लेकिन अगर ये वुड ह्यूमिड हो, मतलब इसमें वाटर हो, तो इलेक्ट्रिसिटी आपको लग सकती है। पानी में तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना, तो वुड हो गया। तो ये सब किसके अंदर आगे, इंसुलेटर के। अभी अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की। कंडक्टर और इंसुलेटर में बेसिक सा डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। अब देखो बात करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर की। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या मतलब, कोई भी सिंपल सा कोई भी वायर हो, छोटा सा मैंने वायर का टुकड़ा लिया और उसको मैंने बोला कि ये कंडक्टर है, ठीक है। अब मैंने इस वायर को, इस कंडक्टर को किसी बैटरी का अभी सिंबल की बात नहीं करेंगे, सिंपल जो आपके घर में बैटरी होती है उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव साइड होती है, और इसको मैंने इसके थ्रू कंडक्ट कर दिया, ठीक है ना। मतलब इस एक वायर लिया, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से इसके कंडक्टर के एक साइड से कनेक्ट कर दिया, और अनदर एंड पे मैंने इस नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, किसको, इस कंडक्टर के विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो भी कोई कंडक्टर होता है, ये आपने बेसिक सी बात आपने पहले भी पढ़ी होगी, ये जानते भी होंगे। कोई भी मैटर अपन पढ़ते थे 9th में, तो कोई भी मैटर का मतलब क्या होता है, जो भी अपने आसपास चीजें दिख रही हैं, चाहे ये पेन है, चाहे पेंसिल है, चाहे क्लोथ्स हैं, चाहे कुछ भी है, बोतल है, लोहा है, ये सब किसके अंदर आते हैं, मैटर में आते हैं। तो कोई भी मैटर के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो भाई छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है वो हजारों लाखों। अगर मैं बात करूं 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में पता है कितने पार्टिकल्स होते हैं, 10 की पावर 21। सिंगल ड्रॉप में कितने पार्टिकल्स होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए 21 बार पीछे जीरो, मतलब 10 की पावर 3 पता है कैसे लिखते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10, इस तरह से तो होता है। तो 10 की पावर अगर 21 लिखना है तो कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 21 जीरो पीछे आएंगे। तो एक ड्रॉप में इतने मिलियंस या करोड़ों लाखों, जो भी आप उसको टर्म देना चाहो, इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो उसी तरह पार्टिकल्स होते हैं। अब और साथ ही अब बात होती है जब इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिसिटी की, तो एक किसी भी कंडक्टर के अंदर ध्यान से सुनिएगा कि मिलियन
मिलियंस ऑफ चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। चार्जेस मैंने कहा अभी वो मूविंग नहीं है, तो ये क्या है, यहाँ पे चार्जेस है, ये सब क्या है, चार्ज है। तो इस तरह से बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट, 1 2 ऐसे। तो एक कंडक्टर के अंदर चार्जेस पड़े हुए हैं। तो मैंने जैसे ही बैटरी को लगाया, तो मैंने जब तक मैंने इस बैटरी को कनेक्ट नहीं किया था, ये सिंपली इस तरह से ओपन थी, तो कुछ नहीं था। मैंने जैसे ही इसको कनेक्ट किया, इस वायर को इससे कनेक्ट किया और इस बैटरी को इससे कनेक्ट किया, ये क्या है, अपनी बैटरी है, नो डाउट, ठीक है। तो बैटरी को मैंने जैसे ही कनेक्ट किया, तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मतलब आपको सिंपल नेकेड आई से नहीं दिखेगा, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपिक लेवल मैंने ऑब्जर्व किया कि ये जो चार्जेस पहले आराम से लेटे हुए थे, अब ये क्या करने लग गए हैं, मूव करने लग गए हैं। ये चार्ज यहाँ था तो ये यहाँ आ गया, ये चार्ज यहाँ था तो यहाँ आ गया, ये चार्ज यहाँ था तो यहाँ आ गया, ये यहाँ, ये ऐसे करके, ये ऊपर वाली रो में नहीं, ये नीचे में भी। तो ये इस तरह से चार्जेस का क्या दिखा मुझे, मूवमेंट दिखा। तो ये मेरे को कोई रीजन बता सकता है ये मूवमेंट किसकी वजह से हुआ, इसके पीछे कॉज क्या है, इसका रीजन क्या है, बैटरी हटाओ। देखो अगर इस कंडक्टर की जगह ना सिंपल आप मानो एक बल्ब है, सिंपल देखो प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे क्या है, बल्ब सिंपल पड़ा है, कुछ आपने बैटरी लगाया, वो जलता है क्या, नहीं जलता भाई। मान लो आपने बल्ब लिया है, अच्छे से अच्छा तार लिया है, अच्छे से अच्छे बैटरी रख दी वहाँ, बल्ब पड़ा है यहाँ, और आप बोल रहे अब तो जलेगा मेरा ना बल्ब, ऐसा जलता है, नहीं जलता। लेकिन वैसे ही आपने 2 वायर लिए, एक टर्मिनल बैटरी का इधर कनेक्ट किया और उस वायर बल्ब के साथ, और एक टर्मिनल को इधर कनेक्ट किया, तो आपने क्या देखा, बल्ब जलने लग गया। तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो उसी तरह इस कंडक्टर में मैंने पहले ऑब्जर्व किया था कि करंट, जो चार्जेस पहले आराम से सो रहे थे, अब जैसे ही मैंने बैटरी कनेक्ट की, दे चार्जेस स्टार्ट मूविंग, मतलब ये क्या करने लग गए, मूव करने लग गए। तो जब भी चार्जेस मूव करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब भी चार्जेस मूव करते हैं, व्हेन दी चार्जेस स्टार्ट्स मूविंग, देन देयर इज ए डेवलपमेंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट। क्या समझ में आया कि जब भी चार्ज मूव करेंगे, क्या मूव करने चाहिए, कंडीशन क्या है, चार्ज मूव करेंगे तो किस चीज का प्रोडक्शन होगा, किस चीज का डेवलपमेंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट का। ये बात समझ में आई सभी को, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया। तो अब बात आती है, तो इलेक्ट्रिक करंट आपको आइडिया लगने लगा है, अभी तो बोल दो, बहुत सारे अपन डिटेल में चलते रहेंगे धीरे धीरे। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक करंट को, अब कोई भी चीज फिजिक्स के अंदर होता है, साइंस के अंदर होता है, जैसे मैं बोलता हूँ आप लोगों कोई भी चीज का कंपैरिजन मेरे को करना है, तो आप हर चीज को डिनोट करते हो सिंबल से, जैसे बोलते हैं हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, हर चीज का डिनोटेशन है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डिनोटेशन होता है अपने साइंस में या फिजिक्स में, थैंक यू, रख दो, वहां रख दो पीछे। तो कहने का मतलब ये है, हर चीज का क्या है, डिनोटेशन है। एक क्या है, किसी चीज से आप उसको शो करोगे, तो इलेक्ट्रिक करंट को अपन फिजिक्स में किस टर्म के थ्रू शो करेंगे, कैपिटल आई। बात समझ में आई इतनी। तो इलेक्ट्रिक करंट को किससे शो किया गया, इलेक्ट्रिक करंट आई। तो आई क्या है, इसका डिनोटेशन है, इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल आई। अब बात आती है कि मैंने पहली आपको कल डेफिनेशन लिखवाई थी, सिंपली क्या लिखवाई थी, एक बार मेरे को बोल के सुनाओगे, अभी आपको लिखवा देंगे, कुछ नहीं 2-4 लाइनें लिखवाया था कल। हाँ, तो मैंने कहा बेसिकली इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ चार्ज। कहने का मतलब ये है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सिंपली अगर आपके इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स की भी बात नहीं हो रही है, सिंपली चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। अगर चार्जेस में क्या हो रहा है बच्चों, मूवमेंट हो रहा है, तो अपन क्या कहेंगे कि आपका क्या फ्लो हो जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है, आई। तो एक डेफिनेशन तो बेसिक ये थी। दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको कल लिखवाई थी, इलेक्ट्रिक करंट इज ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये लिखवाई थी पूर्णिमा, ठीक है। अब
अब तो पहली डेफिनेशन सभी को समझ में आई, दूसरी की कल भी अपनी पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी, आज होगा उसका डिस्कशन। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है? अब यहाँ पे एक टर्म करंट को मैंने किससे डिनोट किया? कैपिटल आई, नॉट स्मॉल आई, कैपिटल आई। अब एक कंपोनेंट क्या है अपना? चार्ज भी है। तो चार्जेस का जो डिनोटेशन होता है फिजिक्स में दैट इज कैपिटल क्यू। किससे करते हैं? कैपिटल क्यू। तो मैं बोलता हूं कैपिटल क्यू। और जब भी टर्म आता है रेट का मैंने कल आपको बताया था और इवन अभी भी बताता हूं कि रेट का मतलब ये होता है, अब ध्यान से सुनिएगा, यहां तक समझ में आया सभी को? ठीक है। मान लीजिए ये एक पुल है, ये यहाँ पे एक जगह पे मान लीजिए यहाँ पे 10 लोग खड़े हैं, 10 पर्सन्स, और ये बीच में एक नदी जा रही है और यहाँ पे एक पुल के थ्रू है, पुल के थ्रू कनेक्टेड है। अब पुल में क्या पॉसिबिलिटी है कि ये 10 लोग आए, ये लोग सब बूढ़े थे, 50 से अबव वाले लोग थे, तो इन्होंने यहाँ से यहाँ तक हमको अल्टीमेटली अपना एम है कि इन 10 लोगों को मेरे को यहाँ पहुँचाना है, कैसे भी करके, है ना। तो 10 लोगों को मेरे को यहाँ पहुँचाना है। तो ये सब एज लोग हैं भाई, किसी के बुढ़ापे में पाँव दर्द हो रहे हैं, बोले बेटा मेरे से तो चला नहीं जाता, तो बोले कि चलो भाई माता राम आप धीरे धीरे एक एक करके चलते। तो एक एक करके लोग गए, तो एक के पीछे एक के पीछे एक, तो सभी ने 1 घंटा लगाया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। मान लीजिए 2 किलोमीटर का पुल था, या फिर 2 किलोमीटर तो नहीं, 500 मीटर का पुल था, तो कितना टाइम लगाया इन्होंने? 1 घंटा। ऑल्दो अभी आपने ऐसे पुल देखे नहीं होंगे, मैं कश्मीर में 4 साल रहा हूँ, हिमाचल भी जाता रहता हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है ना, लाइक नदी जा रही होती है और बहुत बड़े पूरा पुल हिलता है, मतलब आप ऐसे पूरा हिलोगे, है ना, तो पूरा मतलब इजीली आप उसको पार नहीं कर सकते। तो वो उसकी जो लोकेशन है तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी टूटने वाला है, वो टूटता नहीं है, लेकिन अपन को ऐसा लगता है कि बस अब टूटा। तो मान लीजिए ये पुल है, तो यहाँ से यहाँ तक इन लोगों को कितना टाइम लगा? 1 आवर। अगेन आप जैसे लोग आए, सब यंग लोग है ना, मेरे जैसे तो बुढ़ापे वाले लोग हैं ना, तो अब ये यंग लोग आए, तो इन्होंने बोले कि एक को बोले मेरे कंधे पे बैठा, हम एक साथ चलेंगे, है ना। तो सब फौजी लोग थे, तो ये फटाफट इन्होंने मात्र 15 मिनट में उसी सेम डिस्टेंस को पूरा कर लिया। तो अगर मैं बोलूं कौन ज़्यादा इफिशिएंट थे, कौन ज़्यादा तेज थे? ये भी 10 लोग ही थे, लेकिन जो ये कैटेगरी के ये लोग थे, ये इनके कंपेयर में बहुत ज़्यादा तेज थे। तो मैं क्या कह सकता हूँ, तो इन पर्सन की जगह आप रख लो चार्ज को। तो जब चार्ज मान लीजिए 10 चार्ज को आपको ट्रांसफ़र करना है यहाँ, और सिमिलरली इन 10 चार्ज को ट्रांसफ़र करना है यहाँ, किस केस में टाइम कम लगेगा? उस केस के अंदर आपकी करंट की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि वो करंट क्या है यहाँ पे? इफिशिएंसी है, मतलब उनकी क्षमता है, उनकी पावर है कि कौन जल्दी काम कर पा रहा है। तो सेकंड केस के अंदर भाई जल्दी से ट्रांसफर हो गए थे ना 10 लोग, क्योंकि ये लोग जवान थे, बड़ी जल्दी 15 मिनट में इन्होंने ट्रांसफर कर लिया। तो 15 मिनट में इन लोगों ने बड़ी इजीली इस पुल को क्या कर लिया? पार कर लिया। तो मैं कह सकता हूं कि इस केस के अंदर ये लोग इनके कंपेयर में क्या थे? ज़्यादा इफिशियंट थे, ज़्यादा तेज थे। ठीक है, तो ये अपना कुछ बेसिक डिस्कशन हुआ है। अब देखो, अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट की, तो मैंने इलेक्ट्रिक करंट की क्या डेफिनेशन दी बच्चों आपको? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब देखो, जब भी रेट की बात आती है, आप एक चीज को ध्यान रखना, जब भी रेट, ये फिजिक्स में हजारों बार आएगा, 9th में भी बहुत बार आया होगा। रेट ऑफ वेलोसिटी आता था ना, कि भाई ये एक्सेलरेशन क्या है, भाई वर्क डन क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, बहुत सारा टर्म आता था, रेट। तो रेट का मतलब जब भी आता है तो इसका मतलब होता है 1/t, मतलब t कहाँ आएगा? नीचे की तरफ। अब इसका सिग्निफिकेंस भी समझाऊंगा कैसे आएगा। तो मैं कह रहा हूं करंट इज ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फ्लो किसका है? इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो हमको करंट ये तो समझ में आ गया कि भाई करंट फ्लो होगा तो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, लेकिन एक कंपोनेंट और उसकी बात हो रही है, दैट इज टाइम। मतलब जितना कम टाइम, ये रिलेशन आपको पता है, इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और अगर मान लो कोई टर्म लिख रहा हूं आई, इसको बोलते हैं बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
ठीक है, ये वैसे 9th का है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं, अपन को कुछ नहीं आता 9th का। इस रिलेशन को क्या बोला जाता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इस रिलेशन को बोला जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा। सीधा मतलब अगर चार्ज का फ्लो बढ़ेगा, मेरे को ध्यान से सुनना, चार्ज का रेट ऑफ, मतलब चार्ज, ये जो चार्ज है मूवमेंट, इस मूवमेंट ऑफ चार्ज बढ़ेगा तो मेरा करंट बढ़ेगा, हाँ या ना? बढ़ेगा, नो डाउट। तो इसका मतलब मेरा जो करंट और चार्ज के बीच में वो रिलेशन कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये कंपोनेंट बढ़ेगा तो ये, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो इस रिलेशन को अपन बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। फिर दूसरा रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स का मतलब उसका जो डायरेक्ट है उसका एग्जैक्टली अपोजिट। तो इनवर्सली जब भी प्रोपोर्शनल होता है तो वो उसके नीचे आता है, मतलब 1/t। तो जैसे जैसे मैं टाइम को कम करूंगा तो ये जो करंट है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे मैं टाइम को बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे करंट कम होता जाएगा। अब इसका आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल अभी बताया था। उस केस के अंदर मान लीजिए वो पर्सन क्या थे? करंट थे। तो एक लोगों ने टाइम क्या लिया था? ज़्यादा लिया था। तो ज़्यादा लिया था तो उनकी, मैंने आपको कही थी इफिशिएंसी कैसी है? कम है। तो जब ज़्यादा लिया था तो इफिशिएंसी कैसे आई? तो वो रिलेशन कैसा था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगेन जो सेकंड एग्जांपल था कि जब टाइम कम होगा, जब टाइम कम होगा, मतलब उन लोगों ने क्या लिया था? टाइम कम लिया था, 15 मिनट में पहुंच गए थे पुल पार करके, तो उनकी इफिशिएंसी कैसी थी? ज़्यादा थी। तो ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऑल्दो ये बहुत बार आएगा, बहुत बार सीखते रहो। तो जो करंट का फॉर्मूला बन के आया, दैट इज I = Q/T। मतलब जैसे जैसे जो टाइम है चार्ज का ट्रांसफर में, मान लीजिए ये अपना क्या था? कंडक्टर था। तो ये मान लीजिए मेरे पास टोटल 20 चार्जेस हैं इसके अंदर, और बैटरी मैंने कनेक्टेड कर रखी, दिखा नहीं रहा हूँ अभी। और पहले केस में, केस फर्स्ट में बात की कि मैंने इन 20 चार्जेस को पास करने में लाइक लिया 60 सेकेंड। हाउ मच टाइम आई विल टेक? कितना लिया मैंने? 60 सेकेंड पहले केस में। तो अब करंट क्या होगा? चार्जेस 20 चार्ज हैं और मान लीजिए इनका टोटल चार्ज, मान लीजिए एक क्वांटिटी दे देते हैं 40, तो ये 40 तो सेम रहेगा। तो करंट का क्या फॉर्मूला बना? Q/T होता है, तो 40/60, 0 से 0, 2 से 2, 3, तो करंट कितना निकल के आया? 2/3। 2/3। अभी यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी अपन जनरल बात कर रहे हैं। अब दूसरा केस, केस 2। अब ये टाइम पहले कितना था? 60 सेकंड। अब मैंने टाइम को क्या कर दिया? कम कर दिया। मतलब यहाँ पे जो 20 चार्ज थे, उस चार्ज को ट्रांसफर करने में पहले कितना टाइम लग रहा था? 60 सेकंड। अब कितना लग रहा है? ओनली 30 सेकंड। तो अब देखते हैं करंट क्या होगा। तो करंट का फॉर्मूला क्या है? Q/T। तो Q क्या है? 40 और 30, तो इसकी वैल्यू समथिंग आएगी 1 पॉइंट समथिंग। भाई 4 बड़ा है ना 1 से, तो 1 पॉइंट इसको, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 से नीचे, ये 2/3 मतलब ऊपर छोटा है, तो ये किससे होगी? 0 पॉइंट समथिंग। तो किस केस में ज्यादा है करंट? सेकंड केस में। तो ये जो मैं स्टेटमेंट आपको बार बार कह रहा हूं कि टाइम को आप जैसे जैसे कम करते जाओगे वैसे वैसे जो करंट है वो क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। इसी फ्लो, मतलब करंट क्या है? कितनी जल्दी चार्जेस का फ्लो हो सकता है, उससे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। और यही डेफिनेशन दी गई है रेट मतलब विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और चार्ज का डिनोटेशन किससे अपन करते हैं? यूजुअली Q से। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो कल चलो मैंने डेफिनेशन लिखवा दी थी, आप लिख लो फटाफट, 2 लाइन ही है। हेडिंग डाल ली, लिखिए पहला पॉइंट, बेसिकली electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area
इन यूनिट टाइम। यहां भी देखो क्या लिखा हुआ है, पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब कोई फिक्स स्पेसिफिक टाइम में, ठीक है ना। हाँ, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, ठीक है। ठीक है, और करके लिखिए, और फिर नेक्स्ट लिखिए डेफिनेशन एक और। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो ये किसकी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक करंट की। तो इन डेफिनेशन में किसी को कोई डाउट, पूर्णिमा डाउट थोड़ी है, ठीक है। अब लिखिए, समझ में आया अंकित आपको, ठीक है। अब लिखिए नाउ, हाँ अलग पॉइंट, नाउ इफ ए नेट चार्ज Q flows across any cross section, flow across any cross section, स्पेलिंग में कोई डाउट हो तो पूछ लेना ना। क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम टी, कैपिटल स्मॉल टी लिखिएगा, देखो ऐसे, इन टाइम टी, ये वाला, ठीक है। इन टाइम टी, then the current I through the cross section is, बस यहां तक लिखिए। अब इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। मैंने अभी आपके लिए बात क्या किया था, एक सिंपल मैंने क्या लिया था आपके लिए, एक कंडक्टर के अंदर क्या फ्लो हो रहे थे बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज, सिंपली चार्ज, ठीक है। मैं कह रहा हूं अब ये कोई भी कंडक्टर है, लाइक मान लीजिए ये क्या है आपका, मान लीजिए ये क्या है, कंडक्टर, सिंपली इसको मान लो ऐसा ही होता है कंडक्टर। भाई रॉड एक कंडक्टर ही तो है, भाई लोहे की रॉड एक कंडक्टर है, एल्यूमिनियम की रॉड अगेन इज ए कंडक्टर, कोई भी रॉड लोगे आप कंडक्टर है। एक टर्मिनल मैंने यहां से कनेक्ट किया, एक वायर लिया, एक टर्मिनल मैंने इसके टच किया, लेकिन ये लोहे की है ना, और एक बैटरी इसको लगाती है, ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने देखा कि जैसे ही मैंने बैटरी को कनेक्ट किया, जो चार्जेस का फ्लो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहा है, चार्जेस का मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया जब मैंने क्या किया, बैटरी को कनेक्ट किया। तो अब ये जो कंडक्टर है, इसका कोई एक एरिया है फिक्स, या ये कोई फिक्स एरिया नहीं है, इसका एरिया है भाई, नो डाउट। ये एक सिलेंडर शेप में है तो इसका एरिया फिक्स होगा। तो मैं कहता हूं कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, या क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे मान लो ये आपको यहां से कुछ चौड़ा दिख रहा है ना, तो ये इतना इसका, तो इसका मैं कहता हूं इसका एरिया है बच्चों ए। क्या है इसका, इस कंडक्टर का एरिया है ए। और मैंने कहा कि इसके अंदर जब मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, तो इसके अंदर जो चार्जेस फ्लो हुए वो कितने हुए, तो यहां पे मैं कहता हूं नेट चार्ज का मतलब है ओवरऑल चार्ज का जो फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, Q। और Q क्या है, डिनोटेशन है चार्ज को। तो अपन को चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ Q, और एरिया को A से, ठीक है। और फिर उसके जब चार्जेस का फ्लो हुआ तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक करंट का डेवलपमेंट हुआ, उसको मैंने कहा इलेक्ट्रिक करंट कितना है आपका,
I। कितना है इलेक्ट्रिक करंट? I। तो क्या मैं कह सकता हूं इस फिक्स्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया के कंडक्टर के लिए करंट का फॉर्मूला क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ दैट डेफिनेशन I इज इक्वल टू Q बाई T। क्या इसमें किसी को डाउट है? इस कंडक्टर का एरिया A है, चार्जेस फ्लो हुए विद द हेल्प ऑफ बैटरी Q और इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ I। और कितने टाइम के लिए? टाइम T के लिए। ये भी तो मैंने लिखवाया आपको स्टेटमेंट में। तो टाइम T के लिए मेरा कितना करंट फ्लो हुआ? Q बाई T। ठीक है ना? तो ये बात। तो यहां पे मान लीजिए ये 20 चार्जेस मेरे फ्लो हुए थे 30 सेकंड के लिए, तो मेरा करंट कितना निकल के आ गया? 20 बाई 30, दैट इज 2/3 मेरा क्या आ गया? करंट। ये फॉर्मूला बन गया। तो यही अपन ने डेफिनेशन की थी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है ना? एक फॉर्मूला तो इसका ये है। इस फॉर्मूले में किसको डाउट? इसमें एरिया का रोल ये है कि जो करंट होता है, जैसे मान लीजिए ये मेरा, आप मानो ये एक सुरंग है, इट इज ए केव जिसके थ्रू छोटे छोटे पार्टिकल्स को, मान लीजिए ऐसे मानो एक बड़ी सुरंग है जिसका मान लीजिए मेरी हाइट की सुरंग है, तो अपनी हाइट की सुरंग है, तो एक साथ मेरी हाइट के कितने लोग जा सकेंगे उसमें? मतलब एक ही जा सकेंगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई सुरंग गोल होती है तो कोई ऐसे चल के जाएगा सुपरमैन की तरह अपना, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। हम तो भाई कॉमन मैन है तो जा सकता हूँ। अब सपोज मान लीजिए मैंने, इसका एरिया था A, जो भी सुरंग है, जो केव है, फिर मैंने एक बड़ी केव ली यहां से लेके वहां तक और हाइट उसकी उतनी है। अब एरिया सेम है या फिक्स्ड है? अलग हो गया पहले के केस से। तो अब मेरे जैसे 3 लोग जा सकते हैं साथ के साथ, जा सकते हैं ना? तो कहने का मतलब यहाँ पे जो एरिया है, जो मेन है, वो क्या है? चार्जेस। मतलब जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा चार्जेस का फ्लो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। वैसे ऑल्दो ये अपन पढ़ेंगे फैक्टर डिपेंड ऑन विच, करंट कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, कब इंक्रीज करता है, कब डिक्रीज करता है। लेकिन अभी के लिए आपको समझ में आया एरिया का कॉन्सेप्ट क्या है, कि भाई जैसे जैसे मैं एरिया को बढ़ाता जाऊंगा वहां से जो निकलने का जो रास्ता है किसके लिए? चार्जेस के लिए, वो ईजी होता जाएगा, नो डाउट। और छोटा करता जाऊंगा तो इजीली फ्लो नहीं होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है अपना। तो यहाँ पे अब आप कोई भी चीज का डिस्कशन करना है, आप हर बार एरिया को चेंज थोड़ी करोगे भाई। आपको करंट का फॉर्मूला बताना है, आप एक बार एरिया इधर का आपने A1 ले लिया, इधर का A2 ले लिया, तो आप डिफाइन कैसे करोगे? आपको कुछ रेफरेंस लेना पड़ेगा ना, कि भाई अगर जैसे मैंने कहा, किसी ने पूछा, जैसे हम ऐसा करते भी थे 8th 9th में, लाइक नंबर बोल कितना है नंबर, बोले पापा 21 आ गए, है ना। फिर एक आया, फिर कोई जैसे मेरे ठीक ठीक आते थे, मेरे बड़े भाई के थोड़े कम आते थे, तो वो नालायकी करता था, है ना। तो बोले कितने आए? बोले पापा 51 आए। बोले कि अब मैंने ये नहीं बताया कि कितने में से आए हैं। तो मतलब अगर मेरे को ये आइडेंटिफाई करना है किसके ज़्यादा है तो एक रेफरेंस देना पड़ेगा। तो रेफरेंस जैसे दिएंगे तो पोल खुल जाएगी। तो उसके 51 आए हैं 100 में से, मेरे 21 आए हैं 25 में से। तो लॉजिक समझ में आया? तो अगर आपको कोई चीज़ डिफाइन करनी है तो एक रेफरेंस, एक ग्राउंड देना पड़ेगा। तो उसी तरह अपन को क्या करना पड़ेगा? फॉर ए पर्टिकुलर कंडक्टर एरिया को फिक्स करना पड़ेगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये डेफिनेशन तक समझ में आई बात। अब देखो, अब एक मैं लिखता हूं, ये ऑल्दो आप लोगों को कहीं नहीं पढ़ा जाएगी, लेकिन आप लोगों का पढ़ना इसको जरूरी है। I इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं dq बाई dt। मतलब ये d के अलावा सब कुछ मैंने सेम लिखा है। ऊपर मैंने d लिखा है, यहां भी dt लिखा है। अब ये क्या है? ये d कॉन्सेप्ट क्या है? अब देखो, मान लीजिए ये टोटल चार्जेस हैं मेरे 9। ये मैंने बैटरी से कनेक्ट किया इसको, या फिर बैटरी से नहीं कनेक्ट किया, चलो छोड़ो एक बार। और ये यहाँ पे कितने हैं मेरे चार्जेस? 2। मैं अभी तक कहता आ रहा हूँ, अगर आपको करंट को फ्लो करवाना है तो किसका मूवमेंट होना चाहिए? चार्ज का। तो अब मैंने देखा कि मेरा एक कंडक्टर था, मैंने कोई बैटरी नहीं लगाई, लेकिन एक साइड में उसके कितने चार्ज थे? 9, और एक साइड में कितने चार्ज थे? 2। तो अब एक लॉ अपन को ये कहता है कि हर इंसान, जैसे अभी आप लोग कहाँ पे हो? ग्राउंड पे हो।
आप लोग एक जगह पे जाना चाहते हो, तो मतलब आप लोगों के वहाँ तक पहुँचने के लिए एक डिज़ायर है कि आप लोग वहाँ तक पहुँचना चाहते हो, एक ओहदा पाना चाहते हो, एक जगह पाना चाहते हो, तो और एक नॉलेज लर्न करना चाहते हो, तो मतलब एक गैप है उसके बीच में, एक काफ़ी बड़ा गैप है। उस गैप को फिल करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, कोई भी काम करने के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। अब उस हार्डवर्क को करने के लिए आप लोगों में क्या डिज़ायर आएगा कि यार मेरे को ये करना है। तो डिज़ायर आना का मतलब ये है कि वो डिज़ायर कब आ रहा है। अगर मान लो सपोज मनी के ओरिएंटेड बात करें, लाइक अभी आप लोग कुछ नहीं कमा रहे हो, स्टूडेंट्स हो, और आप चाहते हो कि अभी 2020 के कॉन्टेक्स्ट में बात करें अपन कि आप मंथ का 2 लाख रुपए कमाना चाहते हो, ठीक है ना, 2020 में। ऑल तो मैंने ज़्यादा बता दिया है ना, तो बोले आजकल बेरोजगारी दर इतनी है, सरकारी में भी 60-70 हज़ार से ऊपर नहीं मिलते हैं ना, लेकिन चलो ठीक मान लेते हैं ना। तो आप 2 लाख कमाते हो 2020 के हिसाब से, है ना। तो अभी आप कौन से लेवल पे हो, अभी तो जीरो है आपके पास, है ना, और आपको कमाना कितना है, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख और जीरो के बीच में एक डिफरेंस है। उस डिफरेंस की वजह से आप लोगों में, भाई मेरे को पैसे कमाने हैं कैसे भी करके, तो भाई कमाने हैं तो भाई कोई अच्छी यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज से पास आउट हो गए तो अच्छी कोई कंपनी आएगी, आपको जॉब मिलेगी। एक तो तरीका ये है, और एक तरीका ये होता है कि भाई कोई कंपनी हमने नहीं, खुद का बिजनेस स्टार्टअप करेंगे और वहाँ से हम अपनी कोई सर्विस या फिर कोई भी चीज़ को थिंग को बेचेंगे और वहाँ से पैसे कमाने का हजारों तरीका है। तो इसी तरह तो आपके बीच में गैप है, तभी तो आप एक काम करो। अगर आपके पास ऑलरेडी आप 2 लाख कमाना चाहते हो और आराम से पड़े 2 लाख आपके पास आ रहे हैं, हाँ, तो पापा पूछ रहे हैं, हाँ बेटा कितने चाहिए, बोले पापा 2 ले 3 ले जा, तो क्या आप लोगों के बीच में वो डिजायर आएगा? नहीं, अगर सब कुछ तो मिल ही रखा है। मतलब जैसे मैं बात करूं, पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, मुकेश अंबानी के बेटे के पास तो मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर है, तो अब उसके पास तो वो तो भैंसा है, देखा होगा, है ना, कभी आपने नहीं देखा, तो भाई उसके पास तो सब कुछ ऑलरेडी है ही, उसको क्यों भाग भाग के मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, कई लोगों में ऐसा नहीं होता, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक केस बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कई लोगों में और भी अचीव करते हैं, पैसों से नहीं, इसको किसी चीज फील्ड से भी जोड़ सकते हो। तो आप कुछ जो बनना चाहते हो, अगर वो ऑलरेडी हो, तो आपको काम करने का मतलब मन करेगा क्या, अरे यार ठीक है ना, है तो सही ना, तो वो मन नहीं कर रहा। अब जिनके पास नहीं है, मतलब जैसे मान लो आप लोगों के पास कुछ थिंग नहीं है, यार ना मेरे को ना सपोज कोई नया मोबाइल लेना है, तो नया मोबाइल लेना है तो आप लोगों को मक्खन लगाना पड़ेगा, है ना, पापा देखो इसमें तो आजकल फीचर भी नहीं है, ऑनलाइन स्टडी भी है, ये तो सिर्फ बहाना होता है, ऑनलाइन स्टडी तो कुछ नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग क्या करोगे कि एक गैप को फिल करने की कोशिश करोगे। तो उसी तरह यहां पे क्या है, एक डिफरेंस है। तो ये चार्जेस का हर इंसान का नेचर होता है कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आना चाहते हैं कि यार, मतलब देखो, हाँ आप लोगों के दोस्त, जैसे मान लो आप बड़े इंट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट का मतलब समझते हो, मतलब ज़्यादा बोलते नहीं हो, चालते नहीं हो, और कोई एक्सट्रोवर्ट बंदा है, मतलब कोई पर्सन है या कोई आपकी फ्रेंड है, तो आप मतलब नहीं बात करना, आप यार मेरे से नहीं, मतलब आप जैसे हो, आपके फ्रेंड भी लमसम वैसे ही होते हैं भाई, आपसे या तो भाई आप बोलने वाले हो, और कोई इंट्रोवर्ट है उससे आप बात ही नहीं करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि सब लोग अपने जैसे आसपास ढूंढना चाहते हैं कि भैया मेरे जैसे मैच कर रहा है बंदा, है ना, या जो भी आपके पर्सन है, फ्रेंड है, तो सब एक इक्विलिब्रियम बनाना चाहते हैं। तो उसी तरह ये चार्जेस भी क्या चाहते हैं कि यार इधर हम 9 हैं, इधर 2, ये बेचारे गरीब लोग हैं, इनको कुछ दान दे देते हैं। तो ये ट्रांसफर ऑफ चार्जेस ऑटोमेटिकली होगा। क्यों? क्योंकि ये नेचर है। नेचर क्या चाहता है कि सभी जगह इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी आ जाए। तो यहाँ पे जो ये 9 चार्ज थे, तो अब मान लो पहले 1 आ गया, 2, तो अब क्या होंगे, जैसे 9 + 11, मान लो इसको 3 कर लेते हैं ताकि इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, 9। तो यहाँ से 9 में से 6 चार्ज इसके ऊपर उठ के आ गए, तो 3 चार्ज, तो 3 इधर आ गए, 3 इधर आ गए, तो टोटल कितने चार्जेस हो गए, इधर भी 6 और इधर भी 6। तो यहाँ से चार्जेस का क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। और मैंने आपको एक बात बताई रखी है, जब भी चार्जेस का मूवमेंट होगा तो क्या फ्लो होगी, इलेक्ट्रिसिटी। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको बैटरी लगानी ही पड़े, ऑटोमेटिकली चार्जेस में अगर डिफरेंस होता है तो भी चार्जेस इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए चार्जेस का मूवमेंट होता है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाना है तो देयर इज ए चेंज इन चार्ज। तो इस डी का जो सिग्निफिकेंस है वो इसको बोला जाता है डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव का मतलब होता है
चेंज। तो अगर सिंपली करंट को आपको डिफाइन करना है तो Q2 माइनस Q1 और एक फिक्स टाइम के बीच में होगा, तो पहले T2 माइनस T1, तो ये हो गया इसका सिग्निफिकेंस। समझ में आई बात? कोई डाउट कैसा भी? पक्का? ये कैसे लिखा? इसका मतलब होता है बच्चों, D का मतलब होता है चेंज। जैसे मैं बोलूं पहले था 10, यहाँ पे कितना चार्ज था 9, और जैसे मान लो इस साइड कितना था 9, इधर था 3, तो 9 माइनस 3, तो इसको बोला Q2, इसको बोला Q1। तो हकीकत में चार्ज कितना इफेक्टिव था? 6। उन 6 की वजह से मूवमेंट हुआ। अगर दोनों साइड बराबर बराबर होते, 9 माइनस 9 कितना होता है आंसर? 0। तो जब 0 आंसर होगा तो करंट तो फ्लो होगा ही नहीं। तो मैं कहना चाह रहा हूं करंट का मतलब यह है देयर इज ए चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो फॉर्मूला सेम ही है, बस यहां पे एक थोड़ा सा एनहांस चीज है कि ये भी सही है और ये भी सही है। ऑल्दो ये जो डेफिनेशन है 10th तक सही है, लेकिन 12th में गलत हो जाती है। 12th में अगेन चैप्टर आता है इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में, लेकिन आपको भी ये पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप सोचोगे। तो बात समझ में आई? तो इतना बेसिक से मैंने बताया है ना, समझ में आया? ठीक है, तो वहां तक वो लिखा था, उसके बाद ये और ये फॉर्मूला लिखिए एंड करके। और इसको चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो ना, Q2 माइनस, और D का मतलब कहीं ब्रैकेट में लिख लीजिए डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इसका इजिकल टू चेंज। जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स फर्स्ट सेम में आते हैं ना बच्चे, तो मतलब ये सब हमें पढ़ाना होता है, तो उनको कुछ याद नहीं होता है, ओम्स लॉ सब कुछ। मैं फिर ऐसा लगता है मैं 10th के बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ, 10th से स्टार्ट करता हूँ कि आपने 10th में पढ़ा था, फिर 12th में ये करते 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 फिर आगे जाते हैं। लिख लिया दोनों फॉर्मूलेज? D का मतलब समझ में आया ना? तो ये D जरूरी नहीं यहीं आए, ये D कहीं भी आए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? चेंज। ठीक है, अगर D की जगह मान लो dV लिखा हो, dV का मतलब V मान लो वेलोसिटी है, तो V2 माइनस V1 है ना? हाँ बोलो, कुछ जाओ। ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसका मतलब क्या है? I इज इक्वल टू DQ बाई डी टी। DQ का मतलब कि भाई चार्जेस के अंदर डिफरेंस है। तो पहले चार्ज था 9, फिर था एक जगह था 3। तो मैंने कहा कि करंट का फ्लो कब होता है? जब चार्जेस का मूवमेंट होता है। तो चार्जेस हमेशा हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, उसी तरह चार्जेस भी चाहते हैं कि हम ना एक कंडक्टर के अंदर ना हम सेम ही कंडक्टर है, इधर तो 9 है इधर 3 है, ऐसा क्यों? हम तो भाई एक जगह इक्विलिब्रियम बनाएंगे। तो इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए दीज चार्जेस स्टार्ट्स मूविंग, और मूव करके ये क्या कर लेते हैं? 6 इधर हो गए 6। अब इन्होंने, तो अब ये 6 और 6 करने के लिए उन्होंने क्या किया? अल्टीमेटली अपने आप को मूव किया, और इस मूव करने की प्रोसेस से क्या हुआ? करंट का जनरेशन हुआ। तो इसलिए कहते हैं I इज इक्वल टू DQ बाई dt। और कोई ना कोई फिक्स टाइम इन्होंने को टाइम लगाया होगा कि भाई 1 मिनट लगाए होंगे चार्ज को ट्रांसफर करने में, 2 मिनट लगाए होंगे, 5 मिनट लगाए होंगे, तो कोई ना कोई टाइम का भी रिस्पेक्ट आएगा, तो वो टाइम आ गया dt। तो ये D का मतलब होता है डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज। यहाँ पे जैसे DQ लिखा है, अगर मैं यहाँ dV बाई dt लिखता तो इसका मतलब हो जाता V2 माइनस V1 बाय T2 माइनस T1। ये D जहाँ भी आएगा इसका मतलब है चेंज। बस आपको इतना याद रखना है। समझ में आई बात? ठीक है, अब फटाफट इसकी अपन SI यूनिट डिराइव कर देते हैं। फिजिकली हर चीज को अपन पढ़ेंगे। एक तो तरीका मैं आपको फटाफट नोट्स बनवाता जाऊं 2 मिनट में मैं ना 4 दिन में मैं इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करा सकता हूं, लेकिन मेरा मोटो आपको कंप्लीट कराना नहीं, आपको सिखाना है ना। भले ही 4 की जगह 5 लग जाए अपने पास, एकेडमी की धीरे धीरे करेंगे, लेकिन अच्छे से करेंगे कि आप लाइफ टाइम ना भूलो ये चीजें। अब इधर देखो, करंट का फॉर्मूला क्या है? बेसिक सा Q बाई टी, ठीक है ना। अब इधर देखो, ये फॉर्मूला है। अब बात करते हैं, आपने टर्म सुना होगा SI यूनिट,
ऐसा यूनिट मतलब होता है हर चीज की यूनिट होती है, जैसे आपको वजन नापना है तो केजीज, लीटर, वॉल्यूम, मीटर क्यूब, ये सब होता है। तो उसी तरह अब करंट की भी कोई यूनिट हो, करंट को आप क्या बोलोगे, करंट, 2 करंट, 3 4, कोई ना कोई यूनिट होगी। तो अब बात करते हैं इसकी यूनिट कैसे निकालती है। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट। अब आपको देखो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, Q बाई टी, तो इसी से अपन करंट की, तो सबसे पहला टर्म क्या है अपना, चार्ज। तो चार्ज की यूनिट, चार्ज क्या है अपना, Q। तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है बच्चों, एक टर्म ध्यान से सुनो, कूलाम। व्हाट आई एम सेइंग, कूलाम। और इस कूलाम को डिनोट किया जाता है कैपिटल C से, क्या है, कूलाम। तो ये यूनिट किसकी है, चार्ज की। अब ये कूलाम क्यों है, क्योंकि कूलाम एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे इनका पड़ गया, उन्होंने उसका क्या बोलते हैं, इन्वेंट किया था चार्ज, तो क्या पड़ा नाम इसका, कूलाम। ये किसकी यूनिट है, चार्ज की। टाइम की, टाइम यहाँ पे क्या है, टी है। टी की यूनिट क्या होती है, टाइम की ऐसा यूनिट, हाँ वेरी गुड, सेकंड्स होती है। देखो ऐसा यूनिट अलग होती है, और यूनिट, टाइम की यूनिट मिनट भी हो सकती है, आवर भी हो सकती है ना, ये सब यूनिट होती है। तो बात कर रहे हैं अपन किसकी, यहाँ पे ऐसा यूनिट की। तो ऐसा यूनिट होती है सेकंड्स। तो अब मेरे को Q की पता चल गई, T की पता चल गई, तो देयरफॉर आई कैन से, मेरे को यूनिट निकालनी है। तो Q की यूनिट क्या है, कूलाम, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। तो करंट की यूनिट क्या निकल के आ गई, कूलाम पर सेकेंड। तो इसको मैं क्या बोलेंगे, कूलाम पर सेकेंड, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो करंट की यूनिट क्या आ गई बच्चों, कूलाम पर सेकेंड। तो एक यूनिट तो ये हुई। तो अगर आपको करंट बोलना है कि करंट 2 कूलाम पर सेकेंड, 3 कूलाम पर सेकेंड, यूनिट डिफाइन करनी पड़ेगी। तो एक यूनिट, तो ये कौन सी यूनिट की बात करी मैंने, ऐसा यूनिट की। लेकिन आप कभी ऐसा सुनते हो कि मेरे घर में 3 कूलाम पर सेकेंड करंट फ्लो हुआ, सुना कभी आपने, नहीं सुना, बिल्कुल सही सुना। तो अब इसकी जो सबसे पॉपुलर यूनिट कौन सी है, तो अब इसकी बात करते हैं फेमस या पॉपुलर यूनिट की। तो करंट को सिंपल इसकी यूनिट है एम्पियर। ये सब तो सुना होगा आपने, मे बी ये इतने एम्पियर का है, सुना है, याद आया। तो इसकी यूनिट होती है, फेमस यूनिट है एम्पियर। अब एम्पियर अगेन एक साइंटिस्ट थे एम्पियर, उन्होंने इसका वो किया, तो इसकी यूनिट पड़ी एम्पियर, और इसका डिनोट किया जाता है ए से। तो करंट की यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट पूछे तो कूलाम पर सेकेंड, और फेमस या पॉपुलर यूनिट क्या है, और लेकिन अपन यूज क्या करेंगे, दिस वन। लेकिन अपन को ये भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया एक सर्किट के अंदर 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, आप समझ गए। एक सर्किट के अंदर 1 कूलाम पर सेकंड, नहीं यार ये क्या है, ये कौन सी दुनिया से आया है, होता है ना ऐसा। तो आपको दोनों पता है, तो कूलाम पर सेकंड भी करंट है और एम्पियर भी करंट, तो ये लिख लीजिए आप। हाँ सर, हो गई, लिख लो।